फ्रेंड्स, वेलकम टू पायोनियर स्टडी हब। पायोनियर स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार और आज लेकर आए हैं क्लास 10 के लिए सोशल साइंस। और सोशल साइंस में चैप्टर बुक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलिए शुरू करते हैं। उसमें से पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 1 में देखते हैं क्या लिखा हुआ। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो किसकी रचना? चाणक्य की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। लिखा हुआ है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या है। कितने लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं? ठीक है, तो 29.8% जो लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिसको बीपीएल बोलते हैं। बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है बिहार में कुल घरेलू उत्पादन कितना प्रतिशत है? ठीक है, घरेलू उत्पादन कितना प्रतिशत है? तो 11.03% है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 में दिया हुआ प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर के अनुसार किसके शामिल किया जाता है? तो आय कर को उसी में शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की। 6 में दिया हुआ इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? यहाँ पे लिखा हुआ कौन नहीं है, तो कौन नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, यानी कि कर्नाटका। कर्नाटका जो है से बीमारू राज्य नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है ऊंची विकास दर संबंधित है। किससे संबंधित है? तो तेजी से समृद्धि होती है, यानी कि जिस देश की या तो राज्य की ऊंची विकास दर होती है तो उसमें तेजी से वृद्धि होती है और गरीबी वहां से दूर हो जाती है। यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, और तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ए और बी दोनों सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8 में दिया हुआ बिहार के प्रति व्यक्ति आय देश भर में कितना है? ठीक है, तो सबसे न्यूनतम बिहार की मानी जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ राष्ट्रीय आय का सृजन मतलब निर्माण। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है किससे होता है? राष्ट्रीय आय का सृजन किससे होता है? थोड़ा सा पेज ऊपर चला गया था, प्रश्न संख्या 9 में देख रहे थे। किससे होता है राष्ट्रीय आय का सृजन? किससे होता है? यानी कि उत्पादन क्रियाओं द्वारा होता है। ठीक है, जितना उत्पादन हम करते हैं उसी के अनुसार हमारे राष्ट्रीय आय की सृजन होती है, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 में। 10 में दिया हुआ है समावेशी आर्थिक विकास क्या है? ठीक है, समावेशिक आर्थिक विकास क्या है? तो संतुलित विकास यानी कि लगातार विकास से होता है। ठीक है, समाज के गरीब वर्ग का विकास, यानी कि ऐसा नहीं कि इसमें पूंजीपतियों का विकास हो, सभी वर्ग का विकास होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है समाज के पिछड़े वर्ग का विकास, यानी कि इसमें संतुलित विकास, राष्ट्र की धीरे धीरे विकास होनी चाहिए और इसमें सभी वर्गों की विकास होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11 में दिया हुआ है राष्ट्रीय आय निम्न में किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय जो है संबंधित किससे है? ऑप्शन डी, यानी कि उपभोक्ता एवं जीवन स्तर में सुधार पर। ठीक है, बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से, यानी कि इनको भी दूर करने से, यानी तुलना करने से। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, यानी कि इसका जो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12 में दिया हुआ है समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर उच्च होने को क्या कहते हैं? मतलब समाज के सभी वर्गों के लोग की जीवन स्तर ऊंचा हो जाए, यानी कि अच्छा हाई लिविंग स्टैंडर्ड का हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? कि उस देश की समावेशी विकास हो रहा है, यानी कि समुचित विकास हो रहा है, सभी का विकास हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 में दिया हुआ है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 में दिया हुआ प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश की का पता लगाया जाता है। क्या पता लगाया जाता है? तो उसका आर्थिक संपन्नता पता लगाया जाता है कि कितना देश विकसित है, या तो बोल सकते हैं कितना मजबूत है आर्थिक दृष्टि से। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 में दिया हुआ जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है
वह देश कहलाती है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को क्या कहते हैं, तो विकसित देश कहते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। भी आइए आप लिख सकते हैं, या तो दिमाग में बिल्कुल पूर्ण रूप से सेट कर लीजिए कि परीक्षा में ये प्रश्न आएगा तो आएगा, ठीक है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक है उस देश को क्या कहते हैं, तो विकसित देश बोलते हैं, या तो डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। जैसे जापान आता है, अमेरिका आता है, चाइना आता है, जिसको बोलते हैं G8 कंट्री बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 में दिया गया है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है राष्ट्रीय आय में, ठीक है। तो क्या सम्मिलित है यहाँ पे देखते हैं, घरेलू उद्योगों की आय भी सम्मिलित है, यानी कि उसमें जुड़ा हुआ, ठीक है। अब विदेशों से प्राप्त आय, दोनों घर में जो उत्पादन होता है और विदेश से जो उत्पादन होकर मतलब पैसा आता है, दोनों सम्मिलित ऐड रहता है। किसमें ऐड रहता है, राष्ट्रीय आय में, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17 में दिया हुआ राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है। जब राष्ट्रीय आय यानी कि देश की जब आर्थिक मजबूत होगा तो हमारे राज्य के यानी कि सभी निवासियों को भी मजबूत होगा, यानी कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में दिया हुआ राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, तो उत्पादन के साधनों की आय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 19 में दिया हुआ है क्या, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। सबसे आय किसका अधिक है प्रति व्यक्ति, तो पटना की है, ठीक है। सबसे मतलब आर्थिक दृष्टि से मजबूत जिला कौन है, पटना। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20 में दिया हुआ बिहार की में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, ठीक है। कम किसका है, तो सबसे कम किसका है, शिवहर का है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और सबसे ज्यादा पूछे तो पटना में, ये भी प्रश्न अक्सर पूछते रहता है, ठीक है। जो इससे पहले हम आपको दिखाएं बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो पटना का है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे कि बिहार के में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, तो इसका आंसर है शिवहर। लेकिन ये प्रश्न कम पूछता है, आपको पटना वाला प्रश्न ज्यादा पूछता है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 21 में दिया हुआ है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितनी प्रतिशत हुई है, ठीक है। कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है 11.03% हुआ, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22 में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, मतलब विकसित देश हम आपको बताएं G8 जिसको बोला जाता है, कौन सा देश है, तो ब्रिटेन यहाँ पे जो दिख रहा है विकसित देश है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 23 में क्या लिखा हुआ है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय, किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो राज्य की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा गोवा की है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सबसे छोटा जिला पूछे तो गोवा है, ठीक है। सबसे प्रति व्यक्ति आय मतलब वहां की आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो वो सबसे आगे है, या तो बोले वृद्धि वाला देश है, राज्य है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 24 में क्या लिखा हुआ, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई थी, तो कब की गई थी, तो 1951 से लेकर 1952 में स्टार्ट हो गया था, 1951 से 52 तक। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 25 में दिया हुआ 2009 से 10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना था, ठीक है। तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय 16,119 रुपया था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 26 में दिया हुआ है राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, यानी कि राष्ट्रीय आय का निर्माण किससे किया जाता है, ठीक है। या तो फिर बोल सकते हैं किसके द्वारा देखी जाती है, तो किससे किया जाता है, उत्पादक क्रियाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं सन 2012 से 13 में भारत की औसत आय प्रति व्यक्ति कितना था, ठीक है। एक व्यक्ति का आय भारत में 2012-13 के अनुसार कितना था, तो कितना था, 68,775 रुपया था, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 28। अगर जो बात करते हैं 28 में, तो लिखा हुआ भारत का राष्ट्रीय आय सर्वाधिक अनुमूलन लगाया था, मतलब सर्वप्रथम किसने लगाया था राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के अनुसार आपसे पूछ दे कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति कितना था, तो उसके अनुसार मात्र 20 रुपया था प्रति व्यक्ति, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर
सबसे पहले किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 29 की। 29 में दिया हुआ राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ? ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1949 ईस्वी में, और 50 से 51 यानी कि 51 से 52 में शुरू कर दिया गया था इसकी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 1949 ईस्वी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 30 में। 30 में दिया हुआ है नए आंकड़े के अनुसार अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय कितना है? ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो वहाँ है $46,040 है। ठीक है, $46,040, और लगभग $1 का कीमत होता है 70 रुपये, 71 रुपया कुछ पैसा होता है। ठीक है, अब समझ लीजिए कि उस देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है, 2.5 से 2 लाख रुपया के आसपास प्रति व्यक्ति आय। और बिहार में बात किया जाए तो वही 67,000, भारत में 67,000 के आसपास है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि $46,040 होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 30 दो को लिखा गया यहाँ पे, प्रश्न अलग है। देखते हैं सन 2028 से 29 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय करीब कितनी बताई गई थी? ठीक है, 2008 के और 9 के अनुसार कितनी बताई गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि 25,449 रुपया, 25,494 रुपया, 25,494 रुपया था प्रति व्यक्ति। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 32। 32 में दिया हुआ भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्व परिमाणित संस्था है, मतलब भारत में राष्ट्रीय आय गणना करने का सबसे अच्छा संस्था कौन सा है? ठीक है, तो इसके लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 33। 33 में दिया हुआ है भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? ठीक है, किसका सबसे कम आय है? तो बिहार, बिहार जिसको बोलते हैं गरीबी रेखा वाला राज्य होता है। ठीक है, यानी कि बिहार है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 34। 34 में दिया हुआ है किस राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है, मतलब किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किस पे निर्भर करता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है सकल घरेलू उत्पादन पर। ठीक है, सकल घरेलू उत्पादन मतलब जितना भी उत्पादन करता है वो राष्ट्र या तो राज्य, उसी पे उसका निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 35। 35 में दिया हुआ बिहार की आय सर्वाधिक योगदान देना होता है। ठीक है, यानी कि किस पे सबसे ज़्यादा निर्भर करता है बिहार की? तो सबसे अधिक सेवा क्षेत्र पे निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 36। 36 में दिया हुआ है बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? ठीक है, कितना परसेंट जो लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, कितना? 41.4%, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बिहार में 41.4% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं गरीबी रेखा जिसको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL। ठीक है, और एक होता है APL। APL का फुल फॉर्म होता है एबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, एबव पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे होता है। परीक्षा में जो मतलब फुल फॉर्म में पूछ दे संक्षिप्त, तो इस प्रकार से फुल फॉर्म पूछे तो बिलो पॉवर्टी लाइन और एबव पॉवर्टी लाइन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। 37 में दिया हुआ है लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? लीची जो बोलते हैं यहाँ पे बिहार में बोले तो मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा कहाँ लीची उत्पादन होता है? ठीक है, उत्पादन के बारे में पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? भारत करता है लीची। और बिहार की एक शाही लीची है जो मुजफ्फरपुर में पाई जाती है, सबसे फेमस है। आगे पढ़ते हैं मतलब प्रश्न संख्या 38 की ओर। वहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो राष्ट्रीय आय की गणना करती है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 39। 39 में दिया हुआ बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करता है, यानी कि खेती पे आधारित है? कितना परसेंट लोग जो है कृषि पे आधारित है? तो कितना प्रतिशत लोग है? 86% लोग, यानी कि 86% लोग जो है कृषि करते हैं बिहार में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 40। 40 में दिया हुआ है एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। कौन से अर्थशास्त्री ने इस कथन को दिया था? एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किसने दिया था? तो रेगुनर
कॉर्निक्स ने दिया था, रेगुनर कॉर्निक्स ने दिया था। ठीक है, उन्होंने बताया था कि गरीब गरीब है। ठीक है, इस प्रकार की एक बात बताई थी कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 41। 41 में दिया हुआ है 30 की भयानक आर्थिक मंदी का अवधि क्या थी। ठीक है, मतलब जो 30 की अवधि आई थी, जिसको बोलते हैं 1929 ईस्वी में आर्थिक संकट आई थी, लगभग 30 के आसपास में आई थी। इसकी सेशन क्या थी, मतलब अवधि कितना से कितना के बीच रहा था। ठीक है, तो कब थी, तो 1929 से लेकर 33, यानी कि 3 साल तक के हमारे मतलब पूरा विश्व में आर्थिक संकट आया था, जिसके अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, जापान हो, सभी देश में आर्थिक मंदी का प्रभाव दिखा। ठीक है, इसका सेशन पूछे आपसे, अवधि पूछे, ड्यूरेशन पूछे, तो आप 1929 से लेकर 1933 तक ऑप्शन देखकर टिक लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42। 42 में दिया हुआ है राष्ट्रीय आय जाना जाता है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है किससे जाना जाता है, तो उत्पादन गणना विधि से, आय गणना विधि से, व्यवसायिक गणना विधि से, यानी कि जितना भी आय आता है सबको जोड़ ऐड कर देंगे उसी पे आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किससे गणना की जाती है, तो सभी ऑप्शनों को देखकर। आगे देखते हैं 43 नंबर में। 43 में दिया हुआ है सन 2012 से 13 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना था। सन 12 से 13 में प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो 68,757 रुपया था। ठीक है, 68,757 रुपये। आगे देखते हैं दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत की राष्ट्रीय आय सन 1968 ईस्वी में कितना होने का अनुमान लगाया था। ठीक है, उन्होंने एक अनुमान लगाया था राष्ट्रीय आय के बारे में 1968 ईस्वी में, तो उन्होंने कितना अनुमान लगाया था, तो कितना अनुमान लगाया था, 340 करोड़ रुपया लगाया था। ठीक है, जिसमें बिहार के लिए पूछा था, मतलब उन्होंने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 45। 45 में दिया हुआ दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय अनुमान कब लगाया था। ठीक है, कब लगाया था, तो 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में उन्होंने अनुमान लगाया था और पूर्ण रूप से डाटाबेस बनाकर 1968 में पास किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1966 हुआ था, मतलब कब लगाया था, तो 1966 में। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 46। 46 में दिया हुआ है 2013 से 14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय, औसत आय क्या थी। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो कितना था, ऑप्शन सी, यानी कि सी में क्या दिया हुआ, 80 रुपया 338 पैसा, मतलब लगभग 80 रुपया 38 पैसा था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 47। 47 में क्या दिया हुआ, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है। ठीक है, तो सहज है, वैज्ञानिक है और व्यवहारिक है। मतलब जो ये उत्पादन और आय गणना विधि के किया जाता है वो किस प्रकार के है, मानने योग्य है, वैज्ञानिकों की दृष्टि से है और व्यवहारिक। ठीक है, यानी कि तीनों है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 48। 48 में दिया हुआ है गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था। ठीक है, किसने परिभाषित किया था, त्रिगुनर नर्क्स ने। उन्होंने बताया था कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, या किसने कहा था, त्रिगुनर नर्क्स ने। ठीक है, किसने परिभाषित किया था, तो यहाँ पे प्रश्न का ऑप्शन भी ये है, यानी कि रेगुनर नर्क्स ने। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 48। 48 में दिया हुआ है प्रोविड एंड इनब्रिटल्स रूल एंड इंडिया किसकी रचना है। ठीक है, एक बोले तो पत्रिका था जिसका संपादन किसने किया था, या तो निर्माण किसने किया था। ठीक है, इसके बारे में तो किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीब के कुचक्र का शिकार है, सबसे ज्यादा गरीब का मतलब वहां प्रभाव है, बिहार में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत में वर्तमान जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, विश्व के अनुसार देखें तो 17.5% जो है भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न है 52। 52 में देखते हैं 30 की भयानक आर्थिक मंदी, 30 की मतलब 1929 से लेकर 1933 तक चला था जो आर्थिक मंदी, जिसको बोलते हैं आर्थिक संकट 1929 में आया था। इसको उभारने के लिए
किसके सुझाव दिया गया था, किसने सुझाव दिया था, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने एक सुझाव दिया था कि आप इस प्रकार से फॉलो कीजिए तो आप आर्थिक मंदी के प्रभाव से उभर सकते हैं, यानी कि 52 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी पे खत्म होता है। और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पायोनियर स्टडी हब। और व्हाट्सएप पे आदमी की पीडीएफ की आवश्यकता हो या तो किसी भी प्रकार की जानकारी हो, कोर्स के हो या किसी भी प्रकार के हो, तो आप इस नंबर पे कमेंट कर सकते हैं 8538911427। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लॉकडाउन की फ़ायदा उठाइए। जिस प्रकार से आपकी सिलेबस रुकी हुई थी, आप आगे बढ़ने में जरूर सक्षम होंगे और आपका परीक्षा अच्छी तरह से होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।